Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए और अपने आप को हमेशा स्टडी से जुड़े रहिए, क्योंकि इसे छोड़ने से धीरे धीरे यह हमारी याददाश्त से कमज़ोर होने लगता है, धूमिल होने लगता है। इसलिए हमें कंटिन्यूस स्टडी के साथ बने रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता हमें अवश्य मिल के रहेगी। तो चलिए इसी के बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं MCQ। इससे पहले पिछले MCQ का आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन था शरीर पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और व्यवस्था मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्येक संस्कृति करती है। उस विद्वान का नाम बताइए। A. मेलिनोवस्की, B. दुर्खीम, C. ब्रेडिमेयर, D. ब्राउन। तो इसका आंसर है मेलिनोवस्की। मैंने हिंट दिया था कि कंपैरेटिव प्रकारवाद का जो वीडियो बना हुआ है वहाँ देखेंगे तो इसकी चर्चा मैंने वहाँ की है। इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका एक फार्मूला है MSc घर में, और MSc घर में ये 7 तरह की आवश्यकताएं हैं जिसको हम लोगों ने फार्मूला के रूप में रखा है हमेशा याद करने के लिए। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं मेलिनोवस्की। तो 20 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है A। पे शुरू करते हैं आज का MCQ नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकार्य, अकार्य, नकार्य, प्रकट, परोक्ष प्रकार्य ये कुछ नई अवधारणाएं हैं जो प्रकार्य से संबंधित है। यह प्रतिपादन किसने किया है? A. पार्सन्स, B. मर्टन, C. ब्राउन, D. कोहेन। तो मर्टन का प्रकार्यवाद पे एक वीडियो बना हुआ है। मर्टन जो ब्राउन प्रकारवाद की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं, सार्वभौमिक प्रकारवाद की जो बात होती है, व्यक्तिवादी प्रकारवाद की बात होती है, इत्यादि कई तरह के प्रकारवाद की जो बात दुर्खीम, स्पेंसर, ब्राउन महोदय इत्यादि करते हैं, उसकी आलोचना में और उसको बहुत ही व्यवस्थित और विस्तृत रूप में मर्टन महोदय अपने प्रकारवाद को रखते हैं। जैसे मर्टन का प्रकारवाद वीडियो देखिए, ये सारी बातें वहाँ आप इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरह से मर्टन प्रकार को कई रूपों में बांटते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समाज एक सावयव के रूप में निम्न में से किसने परिभाषित किया है? A. वेबर, B. स्पेंसर, C. दुर्खीम, D. मार्क्स। तो समाज को सावयव के रूप में कौन मानता है? स्पेंसर महोदय मानते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही समाज में उद्विकास की अवधारणा दी। वो समाज को एक सावयव के रूप में देखते हैं। स्पेंसर से संबंधित वीडियो देखिए, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेलिनोवस्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था जानी जाती है। A. सामाजिक व्यवस्था, B. संस्कृति, C. भौगोलिक परिस्थितियाँ, D. सभ्यता। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले MCQ का जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को यहाँ उसी चीज़ को शब्दों के हेर फेर से एक नया क्वेश्चन बन गया। देखिए मेलिनोवस्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं, उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? 7 तरह की आवश्यकताओं की बात हुई थी। यहाँ आवश्यकता हो गई 7 तरह की आवश्यकताएं, तथा उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं उससे जुड़ी हुई हैं। पूर्ति करने वाली व्यवस्था किसको वहाँ कहा? उसी क्वेश्चन में हम लोग का आंसर था। तो वो किसको मानते हैं? संस्कृति को मानते हैं। संस्कृति को वो कहते हैं कि संस्कृति का कोई भी अवयव बेकार नहीं होता, इसके सभी तत्व मनुष्य के कार्य की ही होती है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। तो यहाँ 3 का आंसर हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाल फीताशाही शब्द किससे जुड़ा हुआ है? लाल फीताशाही A. दास समाज से, B. नौकरशाही समाज से, C. तानाशाही समाज से, D. प्रजातंत्र से। तो लाल फीताशाही किससे जुड़ा हुआ है? नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। तो यहाँ 4 का आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? संरचना से संबंधित वीडियो बना हुआ है, बहुत इजीली आप लोग उत्तर दे सकते हैं। जिसने भी वीडियो देखा होगा इसका आंसर अपने आप दे सकता है। A. मार्क्स, B. स्पेंसर,
सी रूशो, डी ब्राउन। तो संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? स्पेंसर महोदय करते हैं। तो यहाँ 5 का आंसर हमारा हो जाता है बी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ वीडियो देखें और अपने जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करें। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व की बात है। ए आधिक्य जनसंख्या, बी जनसंख्या में वृद्धि, सी प्रति किलोमीटर निवासियों की संख्या, डी शून्य जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व की यहाँ बात हो रही है। तो घनत्व का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में जहाँ लोग रहते हैं उनके संख्या को जनसंख्या घनत्व के रूप में समझते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी, प्रति किलोमीटर निवासियों की संख्या। तो 6 की आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संदर्भ समूह है? संदर्भ समूह इन निम्न में से कौन है? ए कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, बी जहाज पर कार्य करने वाले अभियंता, सी अणु विज्ञान विशारद, डी उपयुक्त सभी। तो संदर्भ समूह कौन होता है? वीडियो बना हुआ है, देखिए, बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। संदर्भ समूह को किसे कहते हैं हम? जिससे हम अपने समूह की तुलना करते हैं। कोई भी समूह हो सकता है, चाहे सकारात्मक समूह हो, नकारात्मक समूह हो, कोई भी ऐसा समूह जिससे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जिसका हम सदस्य बनने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी समूह हो सकता है। चाहे वो कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों का समूह हो सकता है, चाहे वो जहाज पे कार्य करने वाले अभियंता हो सकते हैं, या अणु विज्ञान विशारद हो सकते हैं। कोई भी समूह संदर्भ समूह हो सकता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रम विभाजन किस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है? श्रम विभाजन, ए प्रत्यक्ष सहयोग, बी अप्रत्यक्ष सहयोग, सी चतुर्थ सहयोग, डी द्वितीयक सहयोग। तो श्रम विभाजन क्या है? जब हम किसी काम को बांट देते हैं, कोई काम है तो कि कोई काम, ये काम कोई और करता है, ये काम कोई और करेगा, ये काम कोई और करेगा, इस तरह से। तो हम सभी क्या है, किसी एक काम को करने के लिए सभी का योगदान होता है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आदर्शहीनता या एनोमी की अवधारणा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? ए मर्डॉक, बी मैकाइवर, सी मेलिनोव्स्की, डी दुर्खीम। तो आदर्शहीनता या एनोमी, इसकी सबसे पहले बात कौन करता है? दुर्खीम महोदय करते हैं। सामाजिक तथ्य की जब वो बात करते हैं तो वो समाज में व्याधिकीय तथ्यों की भी बात करते हैं, और इससे संबंधित वीडियो में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आंसर हमारा 9 का बन जाता है डी। और इसको व्याख्या, इसकी विस्तृत बातें मर्टन महोदय करते हैं आगे। तो यहाँ एनोमी की अवधारणा सबसे पहले दुर्खीम महोदय देते हैं और इसी से इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो 9 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संघर्ष सिद्धांत का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? ए हर्बर्ट प्रिंस, बी पार्सन्स, सी मार्क्स, डी दुर्खीम। तो संघर्ष सिद्धांत का प्रवर्तक सभी जानते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अतिरिक्त मूल्य से आपका क्या आशय है? मार्क्स महोदय ने सरप्लस वैल्यू की बात की थी, अतिरिक्त मूल्य की बात की थी। इससे हम क्या समझते हैं? ऑप्शन है ए पूंजीपति द्वारा श्रमिकों को दिया गया धन। पूंजीपति श्रमिकों को जो धन देते हैं तो वह उनका पारिश्रमिक होगा, अतिरिक्त मूल्य नहीं होगा। बी श्रमिकों की क्रय शक्ति के बराबर मूल्य। ऐसा नहीं, क्रय शक्ति को अधिशेष अतिरिक्त मूल्य के रूप में नहीं जाना जाता। सी पूंजीपति द्वारा श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य न देकर बचाया गया धन। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर सी बनता है। सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है कि जब पूंजीपति जो श्रमिकों को जो उनको लाभ मिलता है उसमें श्रमिकों का भी बराबर योगदान होना चाहिए, श्रमिकों को भी उचित मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन वो लाभ को उनको न देकर उनसे बचाया गया धन होता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी, पूंजीपति द्वारा श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य न देकर बचाया गया धन अतिरिक्त मूल्य समझा जाता है। तो 11 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए. पार्क, बी. ऑकबर्न, सी. स्पेंसर, डी. ब्राउन। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जिसने भी सामाजिक संरचना से संबंधित वीडियो देखा होगा तो सामाजिक संरचना से संबंधित जो भी लोग हैं जैसे स्पेंसर हैं, दुर्खीम हैं, ब्राउन हैं, मैनहीम हैं इत्यादि, इन सब के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ वीडियो जरूर देखिए। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल कितने खंडों में है? ए. 5, बी. 3, सी. 4, डी. 2। तो दास कैपिटल कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगोचर तथा गोचर के रूप में प्रकार का भेद किसने किया है? देखिए यहाँ शब्दों का हेरफेर है। गोचर, अगोचर। अगोचर मतलब जिसे नहीं देखा जा सकता, अप्रकट जो हमारे सामने प्रकट नहीं होता है, और गोचर मतलब प्रकट जिसको हम देख सकते हैं, प्रकट प्रकार है। अर्थात प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात कौन करता है? ए. मर्टन, बी. पोकॉक, सी. रेडफील्ड, डी. समनर। बहुत इजी। प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात कौन करते हैं? मर्टन महोदय करते हैं। मर्टन के प्रकारवाद की वीडियो जरूर देखिए। 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? ए. संस्थाएं एवं भूमिका, बी. परिस्थिति, सी. समूह एवं उपसमूह, डी. उपसंस्कृति। तो पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के तत्वों की चर्चा की है जिसमें वो संस्था और भूमिका को बताते हैं। संस्था की बात करते हैं, परिस्थिति और भूमिका की बात होती है, समूह उपसमूह की बात होती है, लेकिन उपसंस्कृति की बात नहीं होती है। तो सामाजिक संरचना का निर्माण समूह, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका से होता है। तो 15 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा यहाँ डी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा तत्व नहीं है। तो 15 का आंसर हो गया हमारा डी, उपसंस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की संरचना का अध्ययन करने वाला विद्वान कौन सा है? ए. मेलिनोवस्की, बी. ब्राउन, सी. माल्थस, डी. मैकाइवर। तो 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति की बात तो मेलिनोवस्की महोदय भी करते हैं और ब्राउन महोदय भी करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आगे पढ़िए ये संरचना की बात हो रही है। तो संरचना की बात कौन करेगा? ब्राउन महोदय करेंगे, और मेलिनोवस्की संस्कृति की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वो संरचना की बात मेलिनोवस्की नहीं करते हैं, संरचना की बात ब्राउन महोदय करते हैं। तो 16 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। 16 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ए. डार्विन, बी. स्पेंसर, सी. काम्ट, डी. मैडल। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? डार्विन महोदय की है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही यह उत विकास के सिद्धांतों को देते हैं जिसको समाज पे स्पेंसर महोदय लागू करते हैं। स्पेंसर महोदय डार्विन महोदय से प्रभावित होकर उत विकास के जो सिद्धांत देते हैं तो वह डार्विन महोदय से ही प्रभावित होकर देते हैं। तो लेकिन इस बुक की रचना, इस बुक का नाम इस बुक के राइटर हैं डार्विन महोदय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 17 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा है? ए. दुर्खीम, बी. काम्ट, सी. वेबर, डी. स्पेंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। विज्ञानों की रानी कौन करता है? काम्ट महोदय करते हैं। इसे विज्ञानों की रानी क्यों कहते हैं, इसके लिए आप काम्ट से जो वीडियो बना हुआ अगस्त काम्ट उसको देखिए, बहुत इजीली समझ सकते हैं। उन्होंने विज्ञानों के संस्करण की बात की है MAPCBS बोलते हैं। विज्ञानों के संस्करण की बात करते हैं। पहले विज्ञान, सबसे पहला विज्ञान क्या है? मैथ्स था, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी। अर्थात इन सभी विज्ञानों को अपने अंदर समाहित किए हुए सोशियोलॉजी, इसलिए इन्होंने सामाजिक विज्ञानों की रानी कैसे कहा? समाजशास्त्र को कहा। तो इसलिए काम्ट का वीडियो देखिए और बहुत सारे आपके जिज्ञासाओं को वहाँ तृप्ति मिलेगी। तो 18 का आंसर हो गया यहाँ हमारा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। यह परिभाषा निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दी है? ए. कार्ल मैनहीम, बी. नाडेल, सी. पार्सन्स, डी. मॉरिस जिन्सबर्ग। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ सामाजिक संरचना की बात हो रही है और सामाजिक संरचना के बारे में कौन कौन चर्चा करता है? मैनहीम भी करते हैं, पार्सन्स महोदय भी करते हैं, नाडेल महोदय भी करते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना में शक्तियों का जाल, ध्यान रखिएगा, यह कथन के रूप में भी कभी कभी पूछता है। शक्तियों का, सामाजिक संरचना को शक्तियों का जाल कौन कहता है? कार्ल मैनहीम महोदय कहते हैं। तो 19 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। सामाजिक संरचना से संबंधित वीडियो को जब देखेंगे तो यहाँ जब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन को आप जब वहाँ देखेंगे तो बहुत मैनहीम का भी नाम वहाँ आता है। तो 19 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सामान्यकृत अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का अध्ययन किया है। ऐसे विद्वान के निम्नांकित नामों में से केवल एक नाम सही है, इस सही नाम को अंकित कीजिए। ए. डेविस एवं मूर, बी. मीड, सी. मैक्स वेबर एवं जॉनसन, डी. स्पेंगलर एवं टाइनोवी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी संस्कृति संबंधित जो वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी समाजीकरण से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है, तो इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसका आंसर देना तो बहुत इजी है, दे लेंगे, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए 20 का आंसर आप सभी देंगे और मुझे इसका वेट रहेगा। आई थिंक आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। Thank you all of you. Like, share and subscribe my channel and also press bell icon.